अध्याय 11। क्या तुम सुचेन हो? इस समय संजय मरना चाहता था। वह दूसरों के सामने इतना विनम्र कभी नहीं रहा था और अब भी इतने सारे लोगों के सामने ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। इससे भी ज्यादा घृणास्पद बात यह थी कि सामने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और हिंसक व्यक्ति था। इस दृश्य ने उसे घृणा से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि जो सुंदरियां पहले उसकी ओर बहुत ध्यान दे रही थीं, उन्होंने इस समय उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था और राघव पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। उनकी आंखें बिजली की तरह थीं, मानो किसी की आत्मा को खींच सकती हों। ये देखकर कि न केवल गरिमा बल्कि सुंदरता भी गायब हो गई थी, संजय के अंदर केवल क्रोध की आग जल रही थी। हालांकि अंत में वह कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सका, वह केवल दांत पीस सकता था। दिल में झंझनाहट थी। धिक्कार है लड़के, मैंने तुम्हें घमंडी बना दिया। जब इनाम का मिशन शुरू होगा तब मैं देखूंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होती है। आसपास के सभी लोग भी फुसफुसा रहे थे, राघव की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। हालांकि इसी समय दूर से एक आकृति तेजी से आई। अचानक सारी चर्चाएं थम गईं और पूरा हॉल कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। केवल ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज गूंजती रही। रिसेप्शन पर बैठी सुंदरी ने आवाज सुनी और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने आदरपूर्वक कहा, श्रीमान राजवर्धन। जी हाँ, चाहत ही आई थी। आज उसने सफ़ेद रंग का प्रोफेशनल सूट पहना था और उसके साथ नीली ऊंची एड़ी के जूते, जिससे उसकी आकर्षक आकृति और भी निखर रही थी। इतना ही नहीं, उसके व्यक्तित्व में एक रानी जैसी गरिमा थी, जिससे लोग उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बगल में संजय ने उस आकृति को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह रिसेप्शन पर बैठी सभी सुंदरियों को भूल चुका था और इस समय उसके सामने केवल वही आकृति थी। नमस्कार श्रीमान राजवर्धन, मैं संजय सेन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। संजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चाहत से हाथ मिलाना चाहा। हालांकि चाहत ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सीधे उसके पास से गुजरते हुए राघव को घूरकर ठंडे लहजे में कहा, तुम इतने धीमे क्यों हो? क्या तुम काम के पहले दिन ही देर से आओगे? राघव ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बगल में खड़ा संजय वहीं खड़ा रहा। उसका हाथ हवा में ही रुक गया, उसका चेहरा बेहद शर्मिंदा था और वह मन ही मन गुस्से से दहाड़ रहा था। अनदेखा? क्या उसे अनदेखा किया जा रहा है? ये बात उसे असहनीय लग रही थी। ये सोचकर कि सेन परिवार के छोटे मालिक के रूप में उसे हमेशा सभी से प्रशंसा मिलती रही है, लेकिन अब कुछ लोग उसे हवा समझते हैं, बस अनदेखा कर रहे हैं। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन जिस बात ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया वह ये थी कि उसके सामने खड़ी खूबसूरत राष्ट्रपति वास्तव में राघव से बात कर रही थीं। बगल के दफ्तर में बैठी सुंदरियां भी हैरान थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चाहत खास तौर पर राघव के लिए यहाँ आए हैं। सम्मानित राष्ट्रपति का उनसे मिलने आना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई मुझे सीधे यहाँ ले आया, मैं बस भाग सकता था। तो थोड़ा समय लग गया, आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? बात करते हुए उसने चाहत को आंख मारी। मेरे पीछे आओ। चाहत ने उसे घूरकर देखा और फिर मुड़ गई। राघव मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। पीछे केवल उदास चेहरे वाले लोग ही रह गए। दूसरी तरफ सुरक्षा विभाग था। फैजल कार्यालय में बैठा इंतजार कर रहा था। वह सुरक्षा विभाग का सेक्शन प्रमुख था। उसे आज राष्ट्रपति राजवर्धन से खबर मिली थी कि एक नया व्यक्ति रिपोर्ट करने आ रहा है। इससे वह चौंक गई, क्योंकि आमतौर पर ऐसी बात के लिए कार्मिक विभाग बुलाता है, लेकिन अब राष्ट्रपति ने खुद बुलाया था। इससे पता चलता है कि आने वाले लोग साधारण नहीं होंगे। साथ ही वह और भी उत्साहित था। राष्ट्रपति राजवर्धन ने उसे पहली बार बुलाया था, उसे यह काम अच्छे से करना ही होगा। जैसे ही वह सोच रहा था, दरवाजा जोर से खुला। तभी 20 साल का एक युवक अंदर आया। उसके चेहरे पर एक दबंग मुस्कान थी। जरा सोचिए, ये राघव कौन है? सच कहूं तो इस रास्ते पर चलना उसे बहुत असहज लग रहा था, क्योंकि उसे चाहत ने हमेशा सिखाया था, लेकिन अब वह घबरा नहीं सकता था। हालांकि जैसे ही वह दफ्तर में दाखिल हुआ, वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने 30 साल का एक आदमी बैठा है। सामने वाले की पहचान से उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों की चमक और उसके स्वभाव ने उसे चौंका दिया। लगता है वह कोई कुलीन व्यक्ति है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसे कुलीन लोग भी हैं। बढ़िया बढ़िया, राघव ने मन ही मन थोड़ा सिर हिलाया। उसी समय चिराग ने भी अपना सिर उठाया और राघव की ओर देखा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर शिकन आ गई। दरअसल जब वह आना चाहता था तो राष्ट्रपति राजवर्धन द्वारा बताए गए व्यक्ति को एक कुलीन व्यक्ति होना चाहिए था, कम से कम उससे बहुत बुरा तो नहीं। लेकिन अब लगता है कि वह सचमुच निराश है। पहली बात तो यह है कि दूसरा व्यक्ति बहुत छोटा है, केवल 20 वर्ष का। ऐसे व्यक्ति के पास क्या अनुभव होगा? इसके अलावा दूसरे व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल भी तीक्ष्ण नहीं था, बल्कि वह एक साधारण व्यक्ति जैसा दिखता था।
क्या ऐसा व्यक्ति उसके सुरक्षा विभाग में प्रवेश कर सकता है? इस छोटे से शरीर को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि 5वीं श्रेणी का वायुसेना भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको पता ही होगा कि वह सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे और उन्होंने विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण भी लिया था। वह निश्चित रूप से एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उन्हें आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और उनकी नज़र में राघव निस्संदेह वैसा ही व्यक्ति बन चुका था। अचानक उन्होंने उदास आंखों से राघव को घूरना शुरू कर दिया। राघव हैरान रह गया, इस आदमी की आंखें इतनी अजीब क्यों हैं? क्या मैंने पहले कभी उसे नाराज किया था? नहीं, क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? राघव ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तभी पीछे से एक खूबसूरत आकृति फिर से आई। ये चाहत थी। श्री राजवर्धन, आप यहाँ हैं? आकृति को देखते ही फैजल तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आंखों की ठंडक गायब हो गई और उसने तुरंत मुस्कुरा दिया। श्री राजवर्धन, आप स्वयं यहाँ क्यों आए हैं? बस एक फ़ोन कॉल था। कुछ नहीं, मैं आकर देख लेता हूँ। सेक्शन चीफ फैजल, घबराए मत। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या ये राघव है? फैजल के चेहरे पर फिर से संदेह छा गया। हालांकि चाहत ने इसे नहीं देखा, उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ये राघव है। आज से वह आपके सुरक्षा विभाग का सदस्य है। आप अच्छी तरह से शिक्षित होंगे और आप नर्म दिल नहीं होंगे। सीनियर फैजल, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, काम पूरा होने की गारंटी है। चिराग उत्साहित था। वह इतना उत्साहित था, आप जानते हैं, वह वास्तव में एक कुलीन व्यक्ति है और कहीं भी उसका अच्छा व्यवहार किया जाता है। लेकिन वह संयोग से इस फॉर्मीज कंपनी में था और इसका कारण जाहिर है चाहत थी। हालांकि वह जानता था कि मौका बड़ा नहीं है, उसे इसके लिए लड़ना होगा। अब जब उसकी आंखों की देवी ने खुद उसे एक मिशन सौंपा है तो वह उत्साहित क्यों न हो। बहुत बढ़िया। चाहत ने हल्के से सिर हिलाया, फिर राघव की ओर देखा। तुम ईमानदारी से यहीं रहो और मेरे साथ कोई चालबाजी मत करना। आशा है कि इस दौरान तुम खुद को पहचान पाओगे। इतना कहकर वह धीरे से नाक सिकोड़कर जाने लगी। चाहत के रवैये ने फैजल को चौंका दिया। उसने पहले सोचा था कि उसके सामने खड़े युवक का चाहत से अच्छा रिश्ता होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। क्या ये कोई साधारण सा अमीर खानदानी है जो अध्यक्ष को पाने के लिए आया है? ये सोचते ही चिराग ने मन ही मन ठंडी सी आह भरी। अगर ऐसा है तो मुझे दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसने तय किया कि उसे सख्ती से नियमों का पालन करना होगा और राघव को अच्छे से संभालना होगा। दूसरी ओर चाहत मुस्कुराते हुए सुरक्षा विभाग से बाहर निकला। हम्फ, कमीने, बड़े बदमाश, मुझे परेशान करने दिया तो अब भुगतना पड़ेगा। चिराग की ताकत को वह आज भी बखूबी पहचानती है। हाल के वर्षों में चिराग ने सुरक्षा विभाग में प्रवेश किया, जिससे उनकी फॉर्मीज कंपनी की सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ। इसके अलावा वह चिराग के अनुभव से भी वाकिफ है। एक अनुभवी होने के नाते और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह निश्चित रूप से एक कुलीन व्यक्ति बन गया है। अपने पुराने रवैये को देखते हुए फैजल इसे जरूर समझेगी और वह उस घिनौने राघव को सबक जरूर सिखाएगी। अध्याय 12, घोड़े से उतरो। चाहत के जाने के बाद दफ्तर में केवल राघव और चिराग ही रह गए थे। दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे और माहौल थोड़ा अजीब था। लेकिन राघव ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर फैजल, मैं अब से आपको भाई फैजू कहकर बुलाऊंगा। जी भाई फैजू। इतना कहकर राघव ने एक सिगरेट निकाली और उसे फैजल को दे दी। हालांकि चिराग का रवैया अभी भी ठंडा था। क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? रिश्वत? राघव के होंठों के कोने फड़कने लगे। क्या सिगरेट के लिए भी रिश्वत चाहिए? इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है? भाई फैजल, आप बहुत मजाकिया हैं, इसे रिश्वत कैसे कह सकते हैं? राघव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। और चिराग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम मुझे सही रवैया दिखाओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे कोई रिश्वत नहीं लूंगा, और क्योंकि आप अध्यक्ष द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं। मैं आपको बता दूं, ये सुरक्षा विभाग है। कंपनी की सुरक्षा का दायित्व हम पर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप मजाक नहीं कर सकते। अगर मुझे पता चल गया कि आपने क्या गलती की है तो मुझे दोष मत देना, मैं इसे मिटा दूंगा। क्या यह आदमी बंदूक की गोलियां खा रहा है? राघव ने सोचा, या पुरुषों को भी रजोनिवृत्ति होती है। उसने खुशी से फैजल की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो चलिए मुख्यालय से हाथ मिलाते हैं। राघव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। क्या आप मुझे सुरक्षा विभाग में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? फैजल पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन सोचने के बाद मान गया। बिल्कुल, हाथ मिलाने के मौके का फायदा उठाकर दूसरे पक्ष को करारा जवाब दे सकते हैं। उसे बता दें कि यह सुरक्षा विभाग बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए फैजल ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और राघव से मिला दी। अरे, मुझसे हाथ मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो पता ही नहीं था कि आसमान कितना ऊंचा है।
फैजल ने मन ही मन सोचा और फिर अपनी ताकत बढ़ा दी। राघव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसने स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी के हाथ की ताकत को भांप लिया था, इसलिए उसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी। अरे, क्या हो रहा है? दूसरे पक्ष ने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। चिराग राघव के चेहरे को देख रहा था। उसके अनुसार दूसरे पक्ष को पल भर में दर्द का भाव दिखाना चाहिए था, लेकिन अब दूसरे पक्ष का चेहरा बहुत शांत था और उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान भी थी। इससे उसे शक हुआ, अरे यार, इस आदमी की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? फैजल को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी ताकत फिर से बढ़ा ली। हालांकि राघव अभी भी शांत था। भाई फैजल, क्या ये हाथ मिलाना कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? चिराग जब असमंजस में था, तभी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत ही चिराग का चेहरा लाल हो गया, उसे लगा कि उसका इरादा भांप लिया गया है और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जाओ और कपड़े बदल लो, हमारे सभी सुरक्षा गार्ड वर्दी में होंगे। ठीक है। राघव ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके जाने के बाद चिराग बेचैन हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। धिक्कार है, वह लड़का इतना गुस्से में कैसे हो सकता है? वह इतना हैरान था कि उसके सामने वाले का हाथ लोहे जैसा सख्त था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अभी भी उसके हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा था। दूसरी ओर राघव के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने मन ही मन ताना मारा। ताकत के मामले में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और सामने वाला भी अपवाद नहीं था। और इस बार उसने बिल्कुल भी पलटवार नहीं किया, वरना उसके सामने वाले का हाथ कब का टूट गया होता। कपड़े जल्दी से उठाकर राघव ने बाथरूम में पहन लिए, तभी उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर राघव खुश हो गया और झट से फ़ोन उठाया। हे पत्नी, कुछ मिनट के लिए जाने के बाद तुमने मुझे क्यों याद किया? बेशर्म, अच्छा है ना कि कंपनी में इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। चाहत गुस्से से भड़क उठी। अन्ना, अभी मेरे आसपास कोई नहीं है, बताओ क्या बात है? राघव मुस्कुराते हुए बोला, मेरी कजिन आ रही है, आज की फ्लाइट है, तुम उसे बाद में लेने आ जाना। ओह, राघव ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें अभी जानकारी और तस्वीरें भेज देता हूँ। इतना कहकर चाहत ने फ़ोन काट दिया। जल्दी ही उसने राघव को जानकारी दे दी। तस्वीर देखते ही राघव ने सीटी बजा दी। सच में राजवर्धन परिवार के जीन बहुत अच्छे हैं। चाहत तो पहले से ही बेमिसाल खूबसूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कजिन भी इतनी खूबसूरत होगी। उसका चेहरा देखकर तो यकीनन चाहत से कमतर नहीं है, लेकिन पता नहीं वो दिखती कैसी है। छोड़ो, बाद में मिलने पर पता चल जाएगा। राघव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि उसे अध्यक्ष कार्यालय जाना ही था, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे चाहत से गाड़ी उधार लेनी पड़ी। चाहत ने अपनी लाल पोश कार राघव को दे दी। राघव कार में बैठा था, मन ही मन चाहत की खूबसूरती को निहार रहा था। फिर उसने आह भरी, चाहत के पास इतनी अच्छी गाड़ी चलाने का हुनर तो है ही। ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष की पहचान अच्छी नहीं है, बल्कि ड्राइविंग कौशल की कमी है। इस तरह की अच्छी गाड़ी चलाने के लिए राघव जैसे रेसिंग विशेषज्ञ की जरूरत होती है। राघव का ड्राइविंग कौशल तो लाजवाब है। पहले टूटी फूटी सेंटाना कार से भी स्पोर्ट्स कार को टक्कर दी जा सकती थी, लेकिन अब पोर्श जैसी कार चलाना, रफ्तार की तो बात ही छोड़िए, बिजली की रफ्तार के बराबर है। कुछ ही देर में वह एयरपोर्ट पहुंच गया। कार पार्क करने के बाद राघव भीड़ में किसी को ढूंढने लगा। चाहत की छोटी बहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह वीआईपी चैनल से भी संपर्क में है। लेकिन जैसे ही राघव वहां से गुजरा, उसने अपने सामने एक आकृति देखी जो उसे इशारा कर रही थी। वह एक महिला थी जिसने गहरा मेकअप किया हुआ था और बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। इतनी जल्दी, समय ठीक नहीं है। राघव हैरान था, लेकिन सामने वाली महिला ने बड़े चश्मे पहने हुए थे, इसलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने कुछ सेकंड तक वहीं खड़े होकर ध्यान से देखा। लेकिन जब वह रुका, तो सामने वाली महिला खुश नहीं थी। उसने यहाँ तक कहा, मैंने तुम्हें बुलाया था। सामने वाले लड़के, क्या तुमने मुझे इशारा करते हुए नहीं देखा? तुमने मुझे बुलाया। काजल ने भौहें चढ़ाकर आगे कदम बढ़ाया। बकवास, तुम कौन हो? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और सुरक्षा गार्ड है क्या? जल्दी करो, मेरा सामान ले जाओ। क्या तुम्हें पता है कि आज मेरा एक महत्वपूर्ण भोज है, क्या तुम इसे टाल सकते हो? बोलते ही महिला ने अपना चश्मा उतार दिया। तुरंत ही राघव की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे गलत व्यक्ति नजर आया। सामने वाली महिला चाहत की चचेरी बहन बिल्कुल नहीं थी। हालांकि राघव की नज़रें पड़ने पर महिला फिर से नाराज हो गई। क्या तुमने कभी कोई खूबसूरत महिला देखी है? तुम एक घटिया सुरक्षा गार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? जल्दी करो और अपना काम करो। मैंने अपना समय बर्बाद किया, सावधान रहो अगर मैं तुमसे शिकायत करूंगी। महिला बहुत घमंडी थी। हम मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। राघव तुरंत नाराज हो गया। क्या मैंने कहा कि तुम बीमार हो? मैं तुम्हारे सामान में तुम्हारी मदद क्यों करूं?
अरे यार, तुम्हारा रवैया क्या है? तुम एक सुरक्षा गार्ड हो और अपना सामान नहीं ले जा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं ले जाऊं? तुम्हारा नाम क्या है? मानो या न मानो, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। अरे रुको, मैं तुमसे शिकायत करूंगी। मैं तुम्हें ये चावल का कटोरा जरूर छीन लूंगी। जब तुम सड़क पर रहती हो तो घमंड कैसे कर सकती हो? मैं घमंडी? राघव पर दूसरी तरफ से गुस्से से हंसते हुए कहा गया, जिसने आते ही दूसरों को आदेश देना शुरू कर दिया। चिल्लाना? कौन एक दूसरे को अपमानित कर रहा है? क्या मैं घमंडी हूँ? राघव ने कभी इतनी घमंडी औरत नहीं देखी थी। ठीक है, लड़ो। राघव ने ताना मारा, देखते हैं तुम मेरी नकल कर पाती हो या नहीं। अध्याय 13 मर गया। ठीक है, तुम लड़ो। राघव ने ताना मारा, देखते हैं तुम मेरी नकल कर पाते हो या नहीं। मजाक कर रहा था, वह एयरपोर्ट का सुरक्षा गार्ड नहीं है, उसे दूसरी पार्टी ने क्यों निकाल दिया? असल में वह दूसरी पार्टी को अच्छे से समझाना चाहता था, लेकिन दूसरी पार्टी के रवैये ने उसे बहुत नाराज कर दिया। वह महिला और भी गुस्से में थी। उसने राघव की ओर इशारा किया, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। लड़के रुको, एक टूटा हुआ सुरक्षा गार्ड इस बुढ़िया के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करता है? रुको, अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। उसने राघव के कपड़ों पर लिखे जॉब नंबर पर नजर डाली और झटपट एयरपोर्ट का नंबर डायल किया। हे, मुझे शिकायत करनी है, नंबर 9,95,527। इसने मेरा समय बर्बाद किया। मैं यहाँ आपका वीआईपी ग्राहक हूँ, आप मुझसे जल्दी निपट सकते हैं। मैं उस लड़के को रास्ते से हटा देता हूँ। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आए, माफ़ कीजिए, हमारे स्टाफ के पास ये नंबर नहीं है, आपने गलती से कॉल कर दिया है। क्या? नहीं। इस बार घमंडी औरत की बारी थी हैरान होने की। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति सच में एयरपोर्ट का सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो फिर किसने उसे इतना परेशान करने की हिम्मत की? घमंडी औरत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे अगर यह यहाँ का सुरक्षा गार्ड नहीं है तो तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है कि यह कहीं और का सुरक्षा गार्ड है। तुम एक टूटे फूटे सुरक्षा गार्ड हो और वीआईपी चैनल में आने की हिम्मत करते हो। लड़के, तुम्हें पता है यहाँ के लोग कैसे हैं? एक उंगली से ही तुम्हारी जान जा सकती है। तुम मुझे नीचा समझते हो? तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? राघव ने ताना मारा। सच कहूं तो उसके साधारण कपड़ों को मत देखो, लेकिन उसकी दौलत का अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता। आप जानते हैं, विश्व स्तरीय सुपर सोल्जर किंग होने के नाते और दुनिया में अपने रुतबे के कारण वह किसी भी काम के लिए करोड़ों का इनाम पा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी दौलत को सच में गिना जाए तो मुझे डर है कि चाहत भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें आर्थिक दौलत से किसी को धमकाना पसंद नहीं है, लेकिन उनके सामने खड़ी यह घमंडी औरत उन्हें आर्थिक रूप से नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करती है? राघव मुस्कुराया और उसके होंठों के कोनों में भी तिरस्कार झलक रहा था। इस तिरस्कार भरी मुस्कान को देखकर सामने खड़ी घमंडी औरत और भी गुस्से में आ गई। वह ऐसे चीखी जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। लड़के, तुम्हें क्या पता? देखो, इस बैग में 1,00,000 रुपए हैं। 1,00,000 मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकती। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी मुझसे माफ़ी मांग लो और मेरा सामान उठाने में मदद करो, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह मरने की गारंटी देती हूँ। ठीक है, तुम इंतज़ार करो। राघव ने व्यंग्य किया, फिर मुड़कर चला गया। आसपास के लोग भी उसे देख रहे थे और दबी आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनके हिसाब से राघव की किस्मत खराब होने वाली है। इतनी घमंडी औरत को नाराज़ करना, मुझे डर है कि आगे चलकर बहुत मुश्किल होगा। हालांकि थोड़ी देर बाद सब हैरान रह गए और यहाँ तक कि पहले वाली घमंडी औरत का मुंह भी खुला रह गया, क्योंकि राघव न सिर्फ वापस आया बल्कि एक सुपर स्पोर्ट्स कार में आया था। अरे वाह, फरारी! ये तो लिमिटेड एडिशन है। अरे बाप रे, सच में अविश्वसनीय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नौजवान इतना अमीर होगा। इस कार की कीमत कम से कम 500 मिलियन है। इससे भी ज्यादा। ये लिमिटेड एडिशन तो करोड़ों में ही होगा। आसपास की बातें सुनकर राघव ने ताना मारा। पहले वाली घमंडी औरत का चेहरा बिगड़ गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने सामने खड़ी कार को पहचान लिया। वैसे तो वह भी अमीर है, लेकिन उसकी संपत्ति सिर्फ करोड़ों में है। उसने राघव जैसी लिमिटेड एडिशन कारें सिर्फ टीवी पर ही देखी हैं। उन्हें खरीदने का तो वह सिर्फ सपना ही देख सकती है। लेकिन अब जिस सुरक्षा गार्ड से वह नफरत करती थी, वह इतनी शानदार कार चला रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने घमंड से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह कार तुम्हारी है? शायद ये तुम्हारे बॉस की है। आसपास के लोग भी फिर से शक करने लगे, लेकिन तभी भीड़ में से एक साफ आवाज आई, राघव, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी एक खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई आई। उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी। उसका शरीर सुडौल था, चेहरा किसी फरिश्ते जैसा था और उसका स्वभाव भी कमाल का था। वह सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार थी। ये कौन है, इतनी खूबसूरत? सब दंग रह गए, यहाँ तक कि वह घमंडी औरत भी हैरान रह गई। उसकी आंखों में जलन थी।
क्योंकि दूसरी लड़की खूबसूरती और शरीर के मामले में उससे कहीं आगे थी, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं थीं। राघव मुस्कुराया और उसने सामने खड़ी लड़की को पहचान लिया। यही वह लड़की है जिसे वह इस बार लेने आया था। माफ़ करना, मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन किसी फालतू चीज़ की वजह से देर हो गई। तुम नेहा हो, गाड़ी में बैठो। जी हाँ, सामने खड़ी खूबसूरत लड़की चाहत की चचेरी बहन नेहा ही थी। अच्छा, नेहा खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। ये दृश्य देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि नेहा न सिर्फ बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी, बल्कि उसने एक मशहूर ब्रांड के कपड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिमिटेड एडिशन बैग भी पहने थे। पहली नज़र में ही पता चलता था कि वह किसी अमीर परिवार की बेटी है। उसके और राघव के बीच बातचीत काफ़ी बराबरी की थी। ये निश्चित रूप से वरिष्ठ और अधीनस्थ का रिश्ता नहीं था, और न ही यह मालिक और नौकर के बीच का रिश्ता था। इससे पता चलता है कि राघव की पहचान बिल्कुल ही असामान्य है। कम से कम ऊपरी तौर पर तो वो सुरक्षा का दिखावा नहीं करता। अरे, क्या ये मुमकिन है कि सामने खड़ा युवक सच में कोई अमीर आदमी हो? ये तो बस सुरक्षा के कपड़े पहनकर खुद को बड़ा दिखाने का नाटक कर रहा है और धमकाने का दिखावा कर रहा है। ये सोचते ही सबके होंठों के कोने फड़कने लगे, और वो घमंडी औरत तो और भी डर गई। अब वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि राघव की पहचान मामूली नहीं है। जो इतनी महंगी गाड़ी चला सकता है, वो ज़रूर कोई राक्षस होगा। अगर ऐसा कोई उससे पंगा ले तो ये चींटी को चुटकी काटने जैसा है, वो उसे पल भर में मार सकता है। इसलिए वो बस जल्दी से माफ़ी मांगने लगी। सुंदर आदमी, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे जाने देंगे? बिल्कुल, अगर आपको मुआवजा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। कोई भी मुआवजा चलेगा। उसने हर दो शब्द को बड़ी गंभीरता से कहा, क्योंकि वो राघव जैसे अमीर आदमी के करीब जाना चाहती थी। हालांकि राघव ने तिरस्कारपूर्वक ताना मारा। भला उसे ऐसा घटिया और भद्दा पाउडर कैसे पसंद आ सकता था? लेकिन सामने वाले का रवैया उसे सचमुच बहुत बुरा लगा, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। उसने एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देखा और गहरी आवाज में कहा, ज्यादा घमंड मत करो, वरना एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आगे चलकर ईमानदार रहना बेहतर है। मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे मत मिलना, वरना इसके अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, मैं गलत था, मैं अब जाता हूँ। पहले वाली घमंडी औरत इतनी डर गई कि उसने जल्दी से सिर हिलाया, डिब्बा उठाया और हड़बड़ी में भाग गई। राघव ने भी फरारी स्टार्ट की, नेहा को बिठाया और एयरपोर्ट से निकल गया। अरे, तुम्हें पता है कि तुम अभी कितने हैंडसम लग रहे थे? नेहा कार में बैठते हुए मुस्कुराए। अध्याय 14। हे भगवान। राघव ने भी फरारी स्टार्ट की, नेहा को बिठाया और एयरपोर्ट से निकल गया। अरे, तुम अभी कितने हैंडसम लग रहे थे? नेहा कार में बैठते हुए मुस्कुराए। उसने राघव के सुरक्षा वर्दी पहनने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हाँ, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हैंडसम हूँ, राघव ने बड़े ही आत्ममुग्ध होकर कहा। इसके अलावा उसने पाया कि इस नेहा का व्यक्तित्व उसकी पुरानी नेहा से बिल्कुल अलग था। नेहा एक रानी की तरह सख्त और मजबूत महिला थी, और यह नेहा पड़ोस की लड़की की तरह बहुत ही सौम्य थी। राघव के आत्ममुग्ध जवाब को सुनकर नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम वाकई दिलचस्प हो। भाई के पीछे मत पड़ो, भाई तो बस एक इतिहास है। ही, तुम तो बहुत मजाकिया हो। नेहा हंसी। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। मेरे पीछे मत पड़ो, मैं गंभीर हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी बहन का मंगेतर हूँ। क्या तुम मेरी बहन के मंगेतर हो? ये सुनकर नेहा का मुंह खुला रह गया और वह हैरान रह गई। अच्छा, लगता है खबर सच है। मेरा सच में एक जीजा है। नेहा अभी भी हैरान थी, लेकिन फिर वह दोबारा हंस पड़ी। ऐसे दिलचस्प जीजा के साथ आगे तो खूब मजा आएगा। और राघव के होंठ फड़कने लगे। जीजा? ये सुनकर तो मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। अरे लड़की, कहीं भटक न जाओ। सोचते सोचते अचानक सामने से एक कार तेजी से आई और सीधे सड़क रोक दी। शुक्र है राघव की ड्राइविंग स्किल अच्छी थी, इसलिए वह उससे टकराई नहीं। हालांकि उसने तुरंत डांटते हुए कहा, मुझे जाने दो, ये कौन है? क्या तुम्हें आंखें नहीं हैं? मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। एक मर्सिडीज कार अचानक सामने आकर रुक गई और सड़क को ब्लॉक कर दिया। कुछ ही देर में एक युवक कार से बाहर निकला, जिसका चेहरा घमंडी था। उसने मशहूर ब्रांड के कपड़े पहने थे और ऐसा भाव था मानो वह दुनिया का नंबर 1 हो। युवक ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, चारों ओर देखा और जल्द ही नेहा को ढूंढ लिया। उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। जल्दी ही वह नेहा के सामने आ गया, एक ऐसा इशारा किया जिसे वह बेकाबू समझता था, और फिर जल्दी से बोला, नेहा, तुम आखिरकार आ ही गई। लेकिन मुझे नमस्ते क्यों नहीं करते ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं? जाओ, मेरी कार में आओ। नेहा, जो अभी भी राघव के साथ मजाक कर रही थी, युवक को देखते ही घृणा से भर उठी। जगदीश, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मेरा तुमसे यहाँ कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी कार में क्यों बैठूं?
मुझे कोई और लेने आ जाएगा, कृपया चले जाओ। फिर उसने राघव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसे नज़रअंदाज करो, चलो चलते हैं। जगदीश को पहले नेहा के रवैये की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने नेहा को अपने बगल में खड़े राघव पर मुस्कुराते देखा तो उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। जल्द ही उसकी आंखें गुस्से से भर गईं, मानो कीलें चुभ रही हों, और वह राघव को घूर रहा था। राघव के सुरक्षा गार्डों को देखकर उसके होंठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। धिक्कार है, तुम किसके सुरक्षा गार्ड हो? नीचे उतरो, यहाँ से चले जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जगदीश ने राघव की ओर इशारा करते हुए बड़े घमंड से कहा। राघव मन ही मन चिढ़ गया, क्या ये लोग बिना दिखावा किए मर सकते हैं? एक ठंडी सी घुरघुराहट के साथ वह पलटवार करने ही वाला था, लेकिन तभी बगल में खड़ी नेहा ने पहले ही बोल दिया, जगदीश, अपने रवैये पर ध्यान दो, यह मेरी दोस्त है। नेहा को खुद बोलते देख राघव का दिल पिघल गया। वाकई एक दयालु लड़की। दूसरी ओर जगदीश का चेहरा बदल गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, नेहा, क्यों परेशान हो रही हो? ये तो बस एक सुरक्षा गार्ड है, एक चींटी जैसा प्राणी है, और हम तो बिल्कुल अलग दुनिया के हैं, तो इसके लिए मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? इसके बाद उसने राघव की ओर फिर से देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। लड़के, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, जल्दी से यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। ये सुनकर राघव ने आंखें घुमाईं, उसे हंसी आ रही थी। ये लोग कैसे हैं? अति शक्तिशाली या अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिक? हर कोई उसे धमकी देने की हिम्मत कैसे करता है? लड़के, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम्हारे साथ ये खूबसूरत औरत न होती तो अभी उस वाक्य से ही तुम गिर पड़े होते। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और आगे देखा। राघव की निगाह महसूस करते ही जगदीश अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि किसी की आंखें वास्तव में जानलेवा इरादा भेज सकती हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले जैसा नहीं, बल्कि सचमुच जानलेवा इरादा। ऐसा लगा जैसे हवा का एक झोंका उसके पास से गुजर गया हो। मादान, इस दुनिया में हत्या कैसे हो सकती है? मैंने शायद बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं। मतिभ्रम, मतिभ्रम। जगदीश ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ा। हालांकि नेहा गुस्से में थी। जगदीश, क्या तुम्हारा काम हो गया? नेहा, गुस्सा मत करो। क्या मैं तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित नहीं करना चाहता था? मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। तुम्हें फ्रेंच और वेस्टर्न खाना पसंद है। समय नहीं है। नेहा ने मुंह बनाया, फिर अपनी नजरें घुमाई, उसे एक अच्छा विचार आया। अगले ही पल उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया, राघव की बांह पकड़ी और फिर चुनौती भरे अंदाज में आगे देखा। जगदीश, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। देखो, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, तुम्हें जल्दी मर जाना चाहिए। ये सुनकर जगदीश दंग रह गया और उसके बगल में बैठा राघव भी उलझन में पड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में वो नेहा का बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? उसे नेहा का जीजा होना चाहिए था क्या? हे भगवान, मैं तो एक रूढ़िवादी आदमी हूँ। राघव मन ही मन चिल्लाया। हालांकि वह ये भी जानता था कि नेहा उसे ढाल बनाकर इस परेशान करने वाले आदमी से छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए राघव ने इस समय हार मान ली, कम से कम पहले दूसरे पक्ष को भगा दे। सामने खड़ा जगदीश दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। उसे लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड नेहा का बॉयफ्रेंड निकला। ये क्या मजाक है? इसलिए उसने जल्दी से कहा, नेहा, मजाक बंद करो, मुझे पता है तुम बस इस लड़के को ढाल बना रही हो। एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? किसने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? नेहा गुस्से में थी, फिर उसने हल्के से अपनी ठोड़ी उठाई और जल्दी से राघव के चेहरे पर किस कर दिया। मैंने उसे किस कर लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? राघव उलझन में था, उसे अचानक किस क्यों किया गया? क्या कुछ गड़बड़ है? हे भगवान, ये खुशी अचानक ही आ गई। लेकिन फिर जब उसने नेहा का चेहरा याद किया तो उसका शरीर कांप उठा। अगर नेहा को इसके बारे में पता चल गया तो शायद वो उसे बुरी तरह पीटेगी। दूसरी तरफ जगदीश पूरी तरह से हैरान था। उसे पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन पिछले दृश्य ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। ये तो देवी का प्यार है। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी किस कर दिया, जिसने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। इस किताब पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, कृपया निश्चिंत होकर इसे पढ़ें। इसके अलावा नई किताब को आप सभी के सहयोग की जरूरत है। समर्थन करें, सुझाव दें, पसंदीदा में जोड़ें, क्लिक करें। अध्याय 15 पागलपन। लड़के, अगर तुमने मुझसे औरत छीनने की हिम्मत की है तो क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि छोटा मालिक कौन है? सुनो, एक फ़ोन कॉल और मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। सच में? फ़ोन क्यों नहीं करते? राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और उसके होंठों के कोने पर तिरस्कार का एक निशान दिखाई दिया।
तुम मरना चाहते हो? जगदीश गुस्से से भड़क उठा। लड़के, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। उसने अपना आईफोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, राघव ने फ़ोन छीन लिया। उसके बाद राघव ने अपनी हथेली से जोर लगाया और उसने तुरंत उस अच्छे एप्पल मोबाइल फ़ोन को उठा लिया, जिसका आकार बदल गया और अंत में वह धातु के ढेर में बदल गया। क्या टूटा हुआ फ़ोन है? तुम्हारे फ़ोन की क्वालिटी बहुत खराब है। राघव ने मुंह बनाया, फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। हे भगवान! ये दृश्य देखकर नेहा और जगदीश दोनों हैरान रह गए। नेहा का मुंह चेरी की तरह चौड़ा हो गया और उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से भर उठीं। वह मानो सपने में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था। जगदीश तो और भी ज्यादा डर गया, उसके चेहरे पर भूतिया भाव थे। ये तो एक मोबाइल फ़ोन है, और वो भी एप्पल का फ़ोन। इसे तोड़ सकते हो, उसे कुचल सकते हो, लेकिन किसी को इसे हाथों से दबाते हुए नहीं देखा। और उसे गेंद की तरह मोड़ते हुए इस बार कितनी ताकत लगेगी? असल में जगदीश दूसरे को पतला और कमजोर देखकर उसे धमकाने का मन कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विरोधी की ताकत चौंकाने वाली है। मुझे डर है कि उसकी हथेली उसे पकड़कर उसकी हड्डियां पल भर में तोड़ सकती है। ये सोचते ही वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि जब उसने राघव के होंठों के कोने पर वो तिरस्कार भरी मुस्कान देखी तो वह तुरंत गुस्से से भर गया। उसने फिर से दहाड़ते हुए कहा, लड़के, इतनी ताकत के साथ कैसी क्षमता होती है? क्या तुम शक्ति से भी बड़े हो सकते हो? क्या तुम गोली को भी हरा सकते हो? सुनो, इस शहर में मेरे पास तुम्हें गायब करने के 100 तरीके हैं, और तुम में जरा भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। सच में? राघव ने ताना मारा, एक कदम आगे बढ़ाया और चलने लगा। अचानक जगदीश कांप उठा और चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? सुनो, मुझसे पंगा मत लो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। सच में अब भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? राघव ने ताना मारा, फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई, दूसरे की गर्दन पकड़ी और उसे सीधे ऊपर उठा लिया। ये दृश्य देखकर जगदीश लगभग कांप उठा। उसका वजन कितना होगा? 140 या 50 पाउंड। लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे एक हाथ से ही उठा लिया और ये लगभग सहजता से हुआ। क्या ये कोई फिल्म है? एक तरफ नेहा भी हैरान थी। चेरी का छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वहीं जगदीश चिल्लाया, लड़के, मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में मर जाओगे। सुनो, मेरा चचेरा भाई यहाँ है। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा चचेरा भाई? तुम्हारा चचेरा भाई कौन है? क्या वो बहुत प्यारा है? राघव ने पूछा। मेरा चचेरा भाई संजय सेन है, सेन परिवार का छोटा मालिक, और उसने ताइक्वांडो सीखा है। अगर तुम उससे मिले तो मर जाओगे। जगदीश सेन ने दांत पीसते हुए कहा। संजय सेन? ये नाम सुनकर राघव खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा युवक वास्तव में संजय का रिश्तेदार है। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुमने संजय को बुलाया। क्या मैंने तुम्हें देखकर घुटने टेके थे या उसने? मेरा मतलब है, कौन इतना घमंडी है जो इस बेटे को घुटने टेकने की हिम्मत करे? दूर से एक गर्जना सुनाई दी और फिर एक आकृति तेजी से भागी। इस आकृति को देखकर नेहा चिंतित हो गई, जबकि हवा में उठा हुआ जगदीश जोर जोर से चिल्लाया, चचेरे भाई, आप यहाँ हैं। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ये लड़का तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, इसे सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो चचेरे भाई, यहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता। मुझे देखने दो कि कौन इतना घमंडी है, मैं उसे मार डालूंगा। संजय बहुत घमंडी होकर यहाँ आया था। राघव उसके सामने था, इसलिए वह उसे कुछ देर तक पहचान नहीं पाया। दूसरी ओर जगदीश भी घमंडी हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि संजय न केवल अकेला आया है, बल्कि अपने साथ 3 छोटे मोटे साथियों को भी लाया है। इतनी ताकतवर होने के कारण, भले ही सामने वाला लड़का ताकतवर हो, मुझे डर है कि वह उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए उसने घमंड से कहा, लड़के, मुझे जल्दी नीचे उतारो और घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। मेरा मूड अच्छा है, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। नहीं तो मैं तुम्हें आज ही समुद्र में फेंक दूंगा ताकि मछलियां तुम्हें खा जाएं। श्योर। हालांकि राघव ने ठंडी सांस ली और दूसरे के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस बार उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई, फिर भी उसके सामने के दांत हवा में उछल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुमसे लड़ूंगा। जगदीश के दांत और पंजे नाच रहे थे और वह पूरी ताकत लगाने ही वाला था। हालांकि राघव जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। इसी समय नेहा भी दौड़कर आई, राघव को पकड़ा और जल्दी से बोली, राघव, चलो चलते हैं। राघव यहाँ लोगों को लेकर आए हैं। वे बहुत सारे हैं और अगर वे और देर तक रुके तो उन्हें नुकसान होगा। राघव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, कुछ मस्खरे बीम पर कूद रहे हैं, वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। मस्खरा? लड़का, तुम इतने अहंकारी हो कि मुझे उकसाने की हिम्मत करते हो। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो।
आज मैं तुम्हें यहाँ से रेंग कर निकलने देता हूँ। संजय बहुत घमंडी था और अपने छोटे भाई को ऊपर जाने का इशारा करने ही वाला था कि तभी राघव ने उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराया। अचानक संजय डर से कांप उठा और लगभग जमीन पर घुटने टेक दिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने राघव होगा। यही वो इंसान है जिससे उसे इस समय सबसे ज्यादा डर लगता है। पहले राघव ने उसे सबक सिखाया था और उसे रात में बुरे सपने आते थे। उसने सोचा था कि वह राघव से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उससे फिर सामना करना पड़ेगा। गुरुजी, मुझे ऊपर भेजिए और उसे खत्म कर दीजिए, उसके पीछे खड़े कुछ छोटे भाइयों ने कहा। चुप रहो, संजय दहाड़ा, फिर राघव की तरफ देखा और जल्दी से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? ये दृश्य देखकर पीछे खड़े तीनों छोटे भाई जम गए और बगल में खड़े चाहत और जगदीश भी दंग रह गए। खासकर जगदीश, उसे अपनी आंखों के सामने हो रही हर बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह घबराकर चिल्लाया, चचेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और किसी को बुलाकर उसे पिटवाओ। मुझे इस लड़के को मारना ही होगा, इसने मुझे मारने की हिम्मत की। चुप रहो। हालांकि संजय दहाड़ा और गुस्से से जगदीश को घूरने लगा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राघव को उकसाने की? क्या तुम्हें पता है कि वह एक शैतान है? संजय अब बहुत घबराया हुआ था। हालांकि उसके 3 छोटे भाई थे, फिर भी वह कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर राघव इस बार भाग गया और भविष्य में कंपनी में उससे मिला तो दूसरा पक्ष उसे निश्चित रूप से पीट पीट कर मार डालेगा। इसलिए जब तक पूरी तरह से निश्चित न हो, वह कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा उसने पहले ही दुनिया भर में इनाम घोषित कर दिया है और राघव की हत्या होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए उसे खुद ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसे बस दूसरे पक्ष को शांत करना है और फिर अपने चचेरे भाई के साथ सुरक्षित निकल जाना है। राघव मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर सेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उनसे मिलना इतना बड़ा संयोग होगा। मैंने तुम्हारे चचेरे भाई से सुना है तुमने ताइक्वांडो का अभ्यास किया है, कमाल है। चलो हम दोनों को परखते हैं।